नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 78 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 78 का जो पहला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अगर बात करें गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म की, तो इनका जन्म पटना में हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे। ये सिखों के 10वें गुरु थे, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गुरु गोविंद सिंह जी के पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था, जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु थे। अच्छा, इनके माता का नाम पूछा जा सकता है, तो इनकी माता का नाम गुजरी देवी था, इस बात को आपने याद रखना है। एक बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था कि उस सिख गुरु का नाम बताइए जिनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो खालसा पंथ की स्थापना जो है वो 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। और खालसा पंथ की स्थापना किस दिन की गई थी, तो ये वैशाखी के दिन की गई थी, इस बात को भी आपने याद रखना है। अगर आप भी एसपीटेट जून की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो और हमसे पेड हैंड रिटन नोट्स किसी भी टेट एग्जाम के लेना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। हमारे पास है वो पेड हैंड रिटन नोट्स जिससे हज़ारों बच्चे अपने टेट परीक्षाओं को क्वालिफाई कर चुके हैं। अच्छा, बात करें फिर गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की, तो इनके द्वारा एक पाहुल प्रणाली, तो किस सिख गुरु के द्वारा पाहुल प्रणाली को शुरू किया गया था। तो पाहुल जो प्रणाली है वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा शुरू की गई थी। अगर गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें तो इनके द्वारा एक 5 कंकार, जो सिख धर्म के 5 कंकार है, ये क्वेश्चन भी आया है पेपर में कि 5 कंकार जो अनिवार्य जो किए सिख धर्म में, जैसे कि केच है, कंगा है, कृपाण है, कच्छा और कड़ा है, ये जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो है वो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी जो है इनके द्वारा शुरू किया गया था, जो 5 कंकार जिसको कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गुरु गोविंद सिंह जी और बिलासपुर के राजा भीमचंद के बीच युद्ध कब हुआ था, और इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। तो इस युद्ध को भंगानी साहब की युद्ध, याद रखना है। भंगानी साहब का युद्ध कब हुआ, तो भंगानी साहब का युद्ध 1686 में गुरु गोविंद सिंह जी और बिलासपुर के राजा भीमचंद के बीच में होता है। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी ने मंडी की यात्रा कब की, तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा मंडी की यात्रा जो है वो जब की जाती है, तो मंडी के राजा उस समय कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने मंडी की यात्रा 1685 के आसपास की थी। उस समय मंडी के राजा थे सिद्धसेन। कौन थे, सिद्धसेन, इस बात को आपने याद रखना। अच्छा, ऑप्शन में दिया आनंदपुर साहिब। अच्छा, अगर आनंदपुर साहिब की बात करें तो आनंदपुर साहिब जो है वो इसकी स्थापना किसने की थी। तो आनंदपुर साहिब की स्थापना गुरु तेग बहादुर के द्वारा की गई थी, और इनको त्यागमल के नाम से भी जाना जाता था। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस सिख गुरु के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई। तो गुरु रामदास जी के द्वारा अमृतसर नामक शहर की जो है वो स्थापना की गई, और वहाँ पे जो है वो तालाब जो बनाया था वो भी किसने बनाया था। तो अमृतसर जलाशय जो है वो भी गुरु रामदास जी के द्वारा ही खुदवाया गया है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो अमृतसर में है। तो अमृतसर का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें गुरु रामदास की, तो ये सिखों के 4थे गुरु थे। पहले गुरु कौन थे सिख धर्म के, तो पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, जो कि प्रवर्तक थे सिख धर्म के, ऐसे बात को आपने याद रखना है। 5वें गुरु बहुत बार पूछे जाते हैं, तो 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव। तो 5वें गुरु आपको याद रखने हैं, आपको 4थे याद रखने हैं, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा चीज़ों को याद रखोगे, चीज़ें उतनी ज़्यादा आपकी काम आती ही रहेगी। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है। तो सबसे छोटा दिन किस ग्रह पर होता है। अगर बात करें सबसे छोटे दिन की, तो सबसे छोटा जो दिन होता है वो तो भाई देखो, अगर देखा जाए तो 9 घंटे और 55 मिनट में घूमता है कौन। तो 9 घंटे और 55 मिनट में जो है वो हमारा जो बृहस्पति ग्रह, जिसको आप जुपिटर कहते हैं, वो घूमता है। तो यहाँ पर सबसे छोटा दिन होगा। तो यहाँ से देखें, अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन में ही जुपिटर नहीं है, तो फिर दूसरा कौन सा हो सकता है। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कितना याद है, क्योंकि मैं इससे पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में आपको डिस्कस करा चुका हूँ। क्योंकि जो पृथ्वी का जो परिभ्रमण काल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है वो 23 घंटे, जिसको आप रोटेशन पीरियड बोलते हैं, 56 मिनट और
58 सेकंड। तो ये पृथ्वी का क्या है, परिभ्रमण काल है। पृथ्वी का एक दिन जो है वो 23 घंटे 56 मिनट के बराबर होता है। और कोई भी ग्रह जब सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, बोले तो रोटेशन। और पृथ्वी का जो रोटेशन पीरियड है, रेवोल्यूशन पीरियड है, वो कितना है? तो रेवोल्यूशन पीरियड की बात करें, परिभ्रमण की काल की बात करें तो एक साल, जो इसको सोलर ईयर भी कहते हैं, 365 दिन 48 घंटे और 46 सेकंड। और ये 48 घंटे जो 46 5 घंटे, सॉरी, 365 दिन, ऐसे था ये, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। मतलब कि 48 मिनट 46 सेकंड को हर 4 वर्ष बाद जो है वो ऐड किया जाता है। इसीलिए 4 साल बाद क्या आता है, फरवरी 29 का आता है, और उसको लीप ईयर के नाम से जाना जाता है। इसीलिए हम साल को 365 गिनते हैं, लेकिन 4 साल के बाद इन 5 घंटे 48 मिनट को 6-6 घंटे करके कवर करते हैं, और 6 चौको 24 होता है, और एक दिन बढ़ा देते हैं। अच्छा, अगर सौर मंडल की बात करें तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट भी हमारा जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। अगर बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा, मान लो ये सूर्य है, तो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में कौन करता है? तो बुध करता है। कितने दिनों में? मात्र 88 दिनों में करता है। तो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में बुध करता है। और सबसे ज़्यादा जो दिन लगाता है वो आपका वरुण ग्रह लगाता है। वरुण ग्रह लगाता है 165 साल। तो 88 दिन में बुध कर रहा है, और वरुण ग्रह कितने लगा रहा है? 165 साल या 164.8, 164 साल और 8 महीने। लेकिन लगभग वरुण ग्रह 165 महीने का, 165 साल का टाइम लगाता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। अच्छा, पृथ्वी का मैंने आपको बता दिया। किस ग्रह को जो है नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आप ये बताइए कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है? मान लो ये सूर्य है, ये भी पृथ्वी है, ये भी पृथ्वी है। एक तरफ मैंने नज़दीक दिखा दिया और एक तरफ दूर दिखा दिया। तो नज़दीक होती है 3 जनवरी। जब नज़दीक होती है तो उस घटना को कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। लेकिन दूर कब होती है? तो दूर होती है 4 जुलाई को, और इस घटना को कहते हैं अपसौर। अपसौर, प्रहेलियन और अपहेलियन। तो प्रहेलियन होता है जो उपसौर होता है जब क्या होती है? नज़दीक होती है। तो नज़दीक होती है 3 जनवरी को, बोले न्यू ईयर में नज़दीकी होगी, और 4 जुलाई को सूर्य जो है वो पृथ्वी से दूर होती है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो सौर मंडल का ऐसा ग्रह जिसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है तो मंगल। मंगल के हैं 2 उपग्रह, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह है? मंगल के। दोनों के दोनों पूछे जाते हैं। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? तो पृथ्वी का उपग्रह का नाम है चंद्रमा। और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा को रात की रानी क्या कहा जाता है? रात की रानी भी कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि सौर मंडल का ऐसा ग्रह जो कि सबसे गर्म है, सबसे चमकीला है और पृथ्वी के सबसे निकटतम है। अगर तो सूर्य के सबसे निकटतम आएगा तो बोलेंगे बुध। लेकिन अगर पृथ्वी के सबसे निकटतम, पृथ्वी की बहन, वो कौन सा ग्रह है? तो वह है वीनस। अर्थ की जो सिस्टर है, एल्डर सिस्टर ऑफ, ये है आपका शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला भी शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है। इस बात को आपने याद रखना है। और किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, बोले भैया सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है? तो सांझ का तारा और भोर का तारा जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान और बेहतरीन क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति को कब शुरू किया गया था? देखिए, राष्ट्रीय वन नीति को 1988 में शुरू किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, राष्ट्रीय वन नीति को 1988 में शुरू किया गया। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कुछ भी आपसे पूछ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, बस आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर बात करें राष्ट्रीय वन नीति की, इसको तो 1988 में ये तो आई थी। लेकिन अगर आपको पता है कि भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, FRI। तो FRI जो है वो कहाँ पर है? ये देहरादून में है। कहाँ पर है भाई? अगर महादेव की कृपा रहेगी तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो देहरादून में जो है वो क्या है? देहरादून में जो है वो क्या है? FRI है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत में कितने बाघ अभयारण्य हैं? बाघ जो है वो टाइगर रिजर्व है। तो भारत में वर्तमान में जो टाइगर रिजर्व है वो 58 है। अब 58 टाइगर रिजर्व 2025 में भारत में हो चुके हैं। 58 नंबर का टाइगर
जो रिजर्व है वो कौन बना है, तो 58 नंबर का जो टाइगर रिजर्व बना है वो बना है आपका माधव नेशनल पार्क। क्या बना है? माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व जो है वो 58वां बाघ अभ्यारण्य बना है भारत का। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारत के वर्तमान में पर्यावरण, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड जलवायु परिवर्तन के मंत्री कौन है? तो याद रखना, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है वो भूपेंद्र यादव है। कौन है? भूपेंद्र यादव। तो इस बात को आप जरूर याद रखें कि भूपेंद्र यादव कौन है। तो भूपेंद्र यादव भारत के क्या है? भारत के जो है वो ये वन मंत्री, पर्यावरण मंत्री है। इस बात को भी आपने याद रखना है। इनका नाम जरूर आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि भारत की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो ये है भूपेंद्र यादव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इसलिए आप इन क्वेश्चन को जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके परीक्षाओं के लिए काम आने वाली है। अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में जो है वो गिर परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो एक गिर परियोजना की शुरुआत होती है, जिसके तहत शेरों की संरक्षण की बात की गई, तो गिर परियोजना की शुरुआत 1972 में होती है। उसी प्रकार अगर बात करें आपका, बहुत बार पूछा जाता है कि हाथी परियोजना की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई? तो हाथी परियोजना की शुरुआत 1992। ऐसे क्वेश्चन टेट में कभी कभार आ जाते हैं, इसलिए आप गलती बिल्कुल ना करें। क्वेश्चन को जितना ज़्यादा रिवीजन करते रहे उतना ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर होने वाली। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? अच्छा, अगर कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो है वो, देखिए इसके लिए ट्रिक मैं आपको बहुत बार दे चुका हूँ, और उस ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झार। ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झार। देखो, मिजोरम, मित्र से बोले दो राज्य, मिजोरम और त्र से त्रिपुरा, पर से भी 2 राज्य, पश्चिम बंगाल और र से राजस्थान, गमछा से 3, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्य, मिजोरम, त्रिपुरा 2, पश्चिम बंगाल 3, राजस्थान 4, गुजरात 5, मध्य प्रदेश 6, छत्तीसगढ़ 7 और झारखंड 8, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब भैया हमने यहाँ पर उड़ीसा तो ऑप्शन में देखा ही नहीं, क्योंकि त्रिपुरा भी था, राजस्थान भी था, छत्तीसगढ़ भी था, लेकिन उड़ीसा ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, ये भी आपने बता दिया कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप ये बताइए कि भारत के निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर कर्क रेखा सबसे ज़्यादा गुजरती है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा गुजरती है, और सबसे कम जो गुजरती है वो राजस्थान से गुजरती है। तो ये 2 क्वेश्चन भी हमने देख लिए कि सबसे ज़्यादा गुजर रही है मध्य प्रदेश से और सबसे कम गुजर रही है राजस्थान से। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना। अच्छा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो कर्क रेखा को 2 बार जो नदी काटती है वो है माही, और ये भारत देश में ही काटती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, पृथ्वी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पृथ्वी गोल है, और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री रेखा के नाम से विख्यात है। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में जो बांटने वाली रेखा है वो है भूमध्य रेखा, और उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री में पृथ्वी पे एक रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कहाँ पर है? ये क्वेश्चन टेट में बहुत आया है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है, और ये जो नीचे भूमध्य रेखा से एरिया इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो 23.5 डिग्री दक्षिण में भी एक रेखा है, उसका नाम है आपका क्या? मकर रेखा। तो मकर रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री में है, और 23.5 डिग्री उत्तर में है आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा पे सूर्य की रोशनी पड़ती है 21 जून, इसीलिए पूरे उत्तरी गोलार्ध में पहले तो क्वेश्चन आएगा कि कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है, तो बोलेंगे 21 जून, इसीलिए पूरे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। और मकर रेखा पे सूर्य की रोशनी चमकती है एग्जैक्ट 22 दिसंबर, इसीलिए पूरे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या होता है? 22 दिसंबर होता है। चीज़ों को जितना ज़्यादा समझोगे उतनी ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, अगर बात की जाए यहाँ पर ये जो है राष्ट्रीय मतदान दिवस, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, और इसकी जो थीम है वो है नथिंग लाइक वोटिंग इवेट फॉर श्योर। तो याद रखना, आई वोट फॉर श्योर, माफ़ी चाहूँगा, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर थीम थी। नेशनल जो वोटर्स डे है इसकी थीम थी 2025 में।
और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखो 25 जनवरी को ही स्टेटहुड डे हिमाचल प्रदेश का होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो 25 जनवरी को बहुत सारे डे यहाँ पर, और 25 जनवरी को ही एक और डे जो है यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और वो डे कौन सा है, तो आज जनवरी माह के ही डेट में आपके बीच अगर बताना चाहूँ तो 25 जनवरी को ही एक नेशनल टूरिज्म डे, बोले राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ये भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। अब एक स्टूडेंट मेरे को बता रहा था कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को नहीं होता है, 12 अगस्त को होता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस अगर आप देखें तो जो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है वो 12 जनवरी को ही होता है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि आप ये बताइए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो जनवरी माह की अगर बात करें तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तत्पश्चात मैंने बोला कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। अच्छा, भारतीय थल सेना दिवस कब होता है, तो भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को होता है। और अगर बात करें आपकी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है 24 जनवरी की। 24 जनवरी को क्या होता है, तो 24 जनवरी को जो है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को भी सर एक होता है, आप बोलना भूल गए। तो 4 जनवरी को जो होता है ना, वो होता है आपका विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को होता है। और अगर बात करें शहीदी दिवस की, शहीद दिवस होता है, शहीद दिवस होता है 30 जनवरी। 30 जनवरी को ही विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस, तो विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस 30 जनवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी। सर्वोदय दिवस भी एक होता है, ये भी 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। अच्छा, 1 दिसंबर ऑप्शन में दिया है, आप बताइए कि 1 दिसंबर को क्या होता है, क्योंकि 5 जून सभी लोग जानते हैं, सबको पता है कि 5 जून को क्या होता है। लेकिन अगर बात करें आपके 1 दिसंबर की, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, तो विश्व एड्स दिवस, एड्स डे जो होता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि स्काउट एंड गाइड की संस्थापक कौन है। तो अगर बात करें स्काउट एंड गाइड की, तो स्काउट एंड गाइड की जो संस्थापक है वो बर्डन पेवल है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम इनका भी आता है, बर्डन पेवल का। और इनके द्वारा 1907 में जो है वो 20 अपने स्टूडेंट के साथ जो है वो एक टीम बनाई गई थी, और बर्डन पेवल के द्वारा स्काउट एंड गाइड की जो स्थापना की गई थी। अच्छा, भारत में स्काउट एंड गाइड की स्थापना 1909 के आसपास होती है। तो भारत में 1909 के आसपास ही आया, लेकिन 1907 में इन्होंने ब्रिटेन से, इंग्लैंड से जो है स्काउट एंड गाइड की शुरुआत की थी। अच्छा, स्काउट एंड गाइड के अलावा स्कूलों में एनएसएस भी होता है। एनएसएस बोले तो नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 सितंबर 1969। तो 24 सितंबर 1969 को एनएसएस की स्थापना होती है। और अगर एनसीसी की बात करें, तो एनसीसी की स्थापना नेशनल कैडेट कॉर्प्स जिसको आप कहते हैं, तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स की जो स्थापना है वो 16 जुलाई 1948 को होती है। तो 16 जुलाई 1948 को नेशनल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ज़रूर याद रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षाओं के लिए बन सकते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अंत के दिनों में जितने ज़्यादा क्वेश्चन मैं कवर कराना चाह रहा हूँ, मैं दिन में 2 वीडियो भी डाल रहा हूँ, लेकिन मेरा एक ही मकसद है, 3 वीडियो भी अब कुछ दिनों में आने वाली है। अभी 2 वीडियो आती है, अब 3 वीडियो भी आ जाएगी। तो मेरा एक ही मकसद है कि जितने ज़्यादा चीज़ों को कवर किया जाए, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस सबको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, दिसंबर की बात हो रही है, दिसंबर यहाँ पे सब कुछ दिसंबर नहीं है, हम पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे। आप ये बताइए कि 24 अक्टूबर को क्या होता है। तो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे, बोले भैया यूएन डे कब मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को होता है। 7 अप्रैल को सर क्या होता है, तो अगर 7 अप्रैल की बात करें तो 7 अप्रैल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल को जो मनाया जाता है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। और 5 जून तो बार ऑप्शन में आ रहा है, 5 जून को जो मनाया जाता है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप सबको पता है, विश्व पर्यावरण, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अच्छा, दिसंबर की बात हो रही थी, क्योंकि दिसंबर के नाम बहुत औखे हैं और परीक्षाओं में बहुत बार ये पूछे जाते हैं। जैसे कि एड्स दिवस हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिया। अब क्वेश्चन आएगा कि विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो विजय दिवस जो मनाया जाता है भारत में, वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब होता है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय किसान दिवस
27 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि भारतीय नौसेना दिवस कब होता है। अभी युद्ध हुआ था, भारतीय नौसेना ने बहुत अच्छा पराक्रम उसमें दिखाया था। थोड़ा बहुत भारत ने जो है वो पाकिस्तान को धूल भी चटाई थी। तो ये 4 दिसंबर को जो पाकिस्तान की जो कुछ पाकिस्तान और भारत की जो अनबन चल रही थी, वहाँ पे जो युद्ध हो रहा था, वहाँ पे भारतीय नौसेना ने बहुत बेहतरीन काम करके दिखाया था। तीनों सेनाओं ने, थल सेना है, आपकी नौसेना है, वायु सेना है, तो नौसेना ने भी वहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया था। तो इनका भी डे हमको याद होना चाहिए कि भारतीय नौसेना डे कब, क्योंकि थल सेना मैं आपको बता चुका हूँ। तो भारतीय जो नौसेना दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात कर, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो सकता है। रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेशिया भी इसको बोल सकते हैं, सूखा रोग या अस्थि मृदता भी इसको बोल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो स्कर्वी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और ये क्वेश्चन मैं अपने जो हमारे बैचेज है वहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों को करा चुका हूँ। और विटामिन ए जो होता है उसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। एनीमिया जो है वो विटामिन बी की कमी से, ये रोग एनीमिया का रोग आपको देखने को मिल सकता है। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स रोग विटामिन जो है वो डी की कमी से हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एक बार, हर हर महादेव।